तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों, अब उम्मीद है आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया होगा और अब हम लोग फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं। बीच में थोड़ी स्वास्थ्य प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने क्लास को बंद कर दिया था और अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉप 20 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपको सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बच्चों, देर ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा, द गिफ्ट आर फॉर यू एंड। आपको मिल रहा है ऑप्शन ए ही, बी मी, सी आई और डी दे। तो यहाँ पर हम सभी देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द गिफ्ट आर फॉर यू एंड आई कहें, मी कहें, ही कहें या दे कहें। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे आप देखते हैं ना कि कोई भी मतलब नाउन होता है उसके 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। तो यहाँ पर हम सभी को ऑब्जेक्टिव केस ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंड के बाद आ रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। समझ पा रहे हैं ना। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, इसका मीन्स हम सभी को क्या करना पड़ेगा, बी करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यू एंड मी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आई नहीं होगा। आई तब होता जब आप सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते। तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही, बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। कैटल्स आर ए स्लैश नॉट अलाउड टू, इसके बाद है बी एंटर दिस ग्राउंड, सी नो एरर, डी। बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो रहते तो सिंगुलर हैं, उनके साथ एस का प्रयोग नहीं किया जाता। वो देखने में लगते सिंगुलर हैं बट वो रियल में होते प्लूरल हैं। उनके साथ एस लगा करके उन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कैटल्स हो गया, शिप्स हो गया, डियर्स हो गया, पुलिसेस हो गया। तो ऐसे कैटल्स, शिप्स, डियर्स, पुलिसेस ऐसे नहीं कहा जा सकता। इनको आप प्लूरल मानेंगे तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल रहेगा, बट ये रियल में होते जो है सिंगुलर की तरह लिखे जाते हैं, होते प्लूरल हैं। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिएगा, ए पार्ट में यहाँ पर एरर है। यहाँ पर कैटल होना चाहिए, ना कि कैटल्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कैटल होना चाहिए, ना कि कैटल्स। ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे हैं वर्ड जो एस लगाकर नहीं लिखे जाते हैं। तो बी ऑप्शन नहीं, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ए पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिएगा, मोहन इज़ माई फ्रेंड। इसके बाद आपको मिल रहा है एक डैश, मदर इज़ अ डॉक्टर। अब यहाँ देखिएगा, मोहन इज माई फ्रेंड, इसके बाद है मदर इज़ अ डॉक्टर। क्या बता रहा है, फिल इन द ब्लैंक में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। मोहन के बारे में बताया जा रहा है। मोहन मेरा मित्र है जिसकी माताजी डॉक्टर हैं। तो यहाँ पर हूँ लगेगा कि हूज़ लगेगा, दैट लगेगा या हुम लगेगा। तो बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जब आप जो है हूँ को देखते हैं तो हूँ हमेशा सब्जेक्टिव केस होता है, हुम इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है और हूज़ इसका पोजेसिव केस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ हूज़ का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसकी मीनिंग ही निकल रही है जिसकी मदर डॉक्टर हैं। बात समझ पाए ना। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, या हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज वाले क्वेश्चन या एडजेक्टिव क्लॉज वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। समझ में आया ना। बिल्कुल, बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एवरी वन मस्ट लव, इसके बाद आपको डैश मिल रहा है और कह रहा है कंट्री। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एवरी वन हो या कोई मतलब एनी वन हो, सम वन हो, कुछ ऐसे वेल नोन या अननोन सब्जेक्ट हो, वन को छोड़कर। वन अगर अकेले आए बेटे तो ध्यान रखना पड़ेगा, ONE एपोस्ट्रॉफी एस इसका लगता है, जैसे आई के साथ माई लगता है। समझ पा रहे हैं ना। ठीक उसी प्रकार अगर एवरी वन हो और जेंडर का जो है जिक्र ना किया जाए तो उसको हमेशा मैस्कुलिन जेंडर मानते हुए हिज को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये सारे रूल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं
और ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न भले चेंज हो जाए बट रूल वही रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए करेक्ट हो रहा होगा, आप समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर एवरी गर्ल कर देता तो यहाँ पर आपको हर जो है लिखना पड़ता। अगर एवरी गर्ल ना करके एवरी स्टूडेंट कर देता तो आप हिज लिखते, ठीक है। बहुत अच्छे, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड स्ट्रांग। स्ट्रांग वर्ड का आपको ध्यान रखना है, नाउन बनाना है। स्ट्रांग क्या है, कैसे जानेंगे, तो ध्यान रखिए बच्चों, अगर स्ट्रांग के आगे कुछ लगाते हैं तो स्ट्रांग के आगे आप अगर कुछ लगाएंगे तो नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है यहाँ पर जो है ही इज़ अ स्ट्रांग बॉय, कोई नाउन नहीं लगा लेकिन ही के बारे में ही तो बताया, लेकिन पीछे आपने बॉय लगा दिया। बात समझे ना। तो स्ट्रांग एक एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव को नाउन में कन्वर्ट करने के लिए तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर अगर एल वाई लिखते हैं तो ये एडवर्ब बन जाएगा। ओके, स्ट्रांगली। स्ट्रेंथ अगर आप लिखते हैं तो स्ट्रेंथ एक भाववाचक संज्ञा है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं, यहाँ पर सी वाले या बच्चे आप करेक्ट हैं। स्ट्रांगनेस करें तो ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता है। स्ट्रेंथन करें तो किसी भी एडजेक्टिव में अगर आप ई एन लगा दें तो वो वर्ब बन जाता है, याद रखिएगा। जैसे लाइट एक एडजेक्टिव है, लाइट में अगर आप ई एन लगाते तो इसका मीन्स हल्का करना कोई चीज़, ठीक है। ई एन से अगर आप जो है किसी भी एडजेक्टिव को बनाते हैं पीछे लगाकर सफिक्स की तरह तो वर्ब बन जाता है। और हर वर्ड में नस नहीं लगता है, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मुझे लगता है समझ गए हैं आप। वर्ड फॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस बहुत आपको एग्जाम में आते हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ नाउन। यहाँ पर हम सभी को पहचानना है कि कौन सा वर्ड नाउन है। इंटरेस्टिंग है, डेवलप है, टीचर है, ब्रेव है। कैसे जानेंगे, देखिए आई एन जी लगाए हैं जब आप, तो इंटरेस्टिंग अगर आप कहते हैं तो यहाँ पर जो है इंटरेस्टिंग आई एन जी लगा दिए, तो इंटरेस्ट में आई एन जी लगा दिए तो हो गया ना आपका रुचिकर होना, ये वर्ब है। लेकिन एन इंटरेस्टिंग स्टोरी कर देते तब तो ये आपका एडजेक्टिव बन जाता, क्योंकि स्टोरी के पहले लगा है। डेवलप करें तो डेवलप तो आप जानते हैं विकसित करना वर्ब है। टीचर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का टीचर करेक्ट होगा। टीचर एक नाउन है। ब्रेव कहें तो ये फिर से एडजेक्टिव बन जाता है। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं बच्चों, तो किसी भी क्वेश्चन को आप कम और ज़्यादा नहीं कह सकते, टफ और इजी नहीं कह सकते। यदि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है, हर तरह से क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आप एग्ज़ाम में बड़े आसानी से सिलेक्शन पा सकते हैं और आपका जो है आंसर करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चूज़ द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ग्रेव। ग्रेव वर्ड है, ग्रेव मीन्स आप जानते हैं गंभीर होना, इसका आपको नाउन बनाना है। ये एक वर्ब है, वर्ब से नाउन बनाएंगे। तो देखिए ग्रेवली अगर करें तो गंभीरता से, वैसे तो ये मीनिंगफुल वर्ड हुआ नहीं। ग्रेवनेस करें तो आपको याद है नेस लगने से नाउन तो बनता है, लेकिन हर वर्ड में नस नहीं लगाया जा सकता। ग्रेवल अगर आप करें तो ये भी कोई मीनिंगफुल शब्द नहीं है। आपको ध्यान रखना है ग्रेविटी, जैसे ब्रेव है ना, ब्रेव मीन्स होता है गंभीर, वैसे ब्रेव मीन्स बहादुर, वैसे ग्रेव मीन्स गंभीर। तो ही इज़ अ ग्रेव बॉय, ही इज़ अ सीरियस बॉय, है ना। तो यहाँ पर ग्रेव ये एडजेक्टिव बना, यहाँ एडजेक्टिव से नाउन, जैसे ब्रेव से ब्रेविटी बनता है, ह्यूमन से ह्यूमैनिटी बनता है, उसी प्रकार से आपको ग्रेव से ग्रेविटी बनाना है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे लगता है अब तक का सब क्वेश्चन आपको करेक्ट आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। ही डिड नॉट, इसके बाद है लॉट्स ऑफ वर्क्स यस्टरडे। आपको ध्यान रखना पड़ेगा किस ऑप्शन में आप एरर ढूंढ पा रहे हैं। यहाँ पर ही डिड, इसके बाद लॉट्स ऑफ वर्क्स यस्टरडे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से करिएगा, आराम से आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना जो है आप ध्यान रखे हैं ना कि जब मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो आपको पता है
कि वो एस लगा करके बनते नहीं हैं। यदि बनते हैं तो उनके मीनिंग अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर वुड लगाएंगे तो मटेरियल नाउन है लकड़ी, इसमें एस लगा देंगे तो इसका मीनिंग हो जाता है जंगल। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क्स है। वर्क्स का मीनिंग अगर आप देखो तो वर्क्स का मीनिंग होता है रचनाएं। ठीक है, रचनाएं यानी पर्टिकुलर किसी का वर्क, तो रचना कृतियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर वर्क्स का सेंस कृतियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर है काम का सेंस। काम का प्लूरल तो नहीं बनता ना, तो होना चाहिए था, या तो होना चाहिए था अ लॉट ऑफ वर्क, ध्यान रखिएगा बच्चों, अ लॉट ऑफ वर्क, या होना चाहिए था लॉट्स ऑफ वर्क। ठीक है, लॉट्स ऑफ वर्क। तो दोनों तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8 में बी में वर्क से एस हटाना पड़ेगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, राम, इसके बाद प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ये भी आपको याद ही होगा। हाँ, तो आंसर करिए बच्चों, मैं देख रही हूँ, बिल्कुल लाइव हैं हम सभी। राम, इसके बाद है प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। टाइम दिया है, अब आपको हिंट मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देख पा रहे हैं आप, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि टाइम दिया है ना, सुबह से वह क्रिकेट खेल रहा है। अगर टाइम नहीं दिया होता तो इज या वॉज कर सकते थे। अगर टेंस जिक्र ना हो तो इज, टेंस का जिक्र करेगा तो वॉज करेंगे। ठीक है, और आप एक हिंट ये भी तो देखिए, इज करेंगे तो वॉज भी जो है, और वॉज और इज को ध्यान देंगे तो विल भी कॉन्टिन्यूअस है। इसलिए आप कौन सा नहीं होगा पे आप चलेंगे तो कौन सा होगा पे आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ज़रूर पूछता है, और बच्चे आप कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों? क्योंकि आमतौर पे हम सभी कोई भी बात कॉन्टिन्यूअस में कहते हैं, ना कि जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जब टाइम देते हैं तो सिंस फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, तब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलेंगे। ही, फिर कह रहा है फॉर लंदन ऑन ट्यूसडे, इसको बता दीजिएगा। ही के बाद है इज लेफ्ट, इज लिविंग, विल लिविंग, वॉज लिविंग, और ऑन ट्यूसडे भी दिया है, इसको भी ध्यान रखिए, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और वो क्वेश्चन था बच्चे देखिएगा, ऐसे बना हुआ था, आई विल बी, नहीं ऐसे नहीं था, आई एम गोइंग टू बी इन दिल्ली ऑन मंडे। यहाँ पर आपको टेंस पहचानना था, ऑप्शन दिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और बच्चों ने लगा दिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, सोमवार को हूँगा का सेंस लग रहा है ना दिल्ली में, तो यहाँ पर फ्यूचर ही तो निकल के आ रहा है। उसी सेंस में आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, ही इज़ लीविंग, ध्यान रखिएगा, ही इज़ लीविंग फॉर लंदन ऑन ट्यूसडे, वह लंदन जो है, लंदन के लिए ट्यूसडे को निकल रहा है। ओके, तो बस देखिएगा यहाँ पर इज लिविंग होगा। इज लिविंग का मतलब है कि लंदन के लिए निकल रहा हूँ या लंदन के लिए चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये फ्यूचर की बात है, लेकिन विल के बाद आईएनजी आता नहीं है, वॉज के बाद आता है, लेकिन पास्ट में है। यहाँ भविष्य की बात की जा रही है, तो जब फ्यूचर नहीं है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेफरेंस देंगे। तो हम सभी लोग जो है बिल्कुल सही बच्चों, आप सभी करेक्ट जा रहे हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। चेंज द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रेवल, इसको बताइएगा। ट्रेवल को हटाना है, क्या बताएंगे आप? ट्रेवल्ड करेंगे, हैज़ ट्रेवल्ड करेंगे, ट्रेवलिंग करेंगे, या ट्रेवलर्स करेंगे, ट्रेवल्स करेंगे, बताइएगा। सॉरी बच्चों, बताइएगा यहाँ पे क्या होगा। माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ, याद होगा आपको, मैंने बता रखा है ना कि फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा, हाँ बिल्कुल सही, सी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। कोई भी प्रीपोजिशन आए उसके बाद आपको प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लगा देना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले विद्यार्थियों आप सभी लोग करेक्ट हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 का, फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, इसका मतलब होता है शौकीन होना। आमतौर पे हम सभी कहते हैं ना, उसे गाना गाने का शौक़ है, मुझे खाने का शौक़ है, मुझे डांस करने का शौक़ है, उसे पढ़ने का शौक़ है। तो इसका मतलब मेरी माता जी को ट्रेवल करने का शौक़ है, यानी कि यात्रा करने का शौक़ है या शौकीन है। दैट इज़ कॉल्ड फॉन्ड ऑफ प्लस ING। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ वर्ब। देखिएगा, क्वेश्चन आपके लिए वही बनाए जाते हैं जो एग्जाम में आए हुए, ये हूबहू क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। बच्चों बताइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ वर्ब। यहाँ पर आपको वर्ब बताना है। तो देखिएगा, आपने बेसिक पढ़ रखा है ना, अगर सिंपथी हो तो ये आप क्या कहते हो, सिंपथी मीन्स, देखिए सिंपथी होता है, इम्पथी होता है और अपैथी होता है। बहुत ध्यान से रखिएगा ये तीनों शब्द, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। देखिए, अगर सिंपैथी हो तो सिंपैथी मतलब जो है किसी के दर्द को, जैसे कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हमको सिंपैथी आती है। सिंपैथी माने सहानुभूति, हम सोचते हैं उसको हम हॉस्पिटल पहुंचा दें, रिक्शे पे बिठा दें, या फिर मतलब थोड़ी सी उसकी मदद कर दें, ये सिंपैथी होता है। लेकिन अगर वहीं पर आपके अपने किसी को चोट लग जाए, जैसे आपके भाई को, अपने बहन को, माता पिता को, तब आपको सिंपैथी नहीं आती कि रिक्शे पे बिठा दें और जाए, तब आपको एम्पैथी आती है। एम्पैथी का मतलब आप उनके दर्द को फील करने लगते हो, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में समानुभूति कहते हैं। एक होता है अपैथी। अपैथी का मतलब मैंने आपको बताया है ना, जहाँ पर ए लगा हो वहाँ पर एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट ध्यान रखिएगा। ए प्रीफिक्स लगे तो एब्सेंट, यानी कोई भी जो है ना सहानुभूति हो ना समानुभूति हो, किसी भी प्रकार की अनुभूति ना हो, अपैथी होता है। यानी कि मुझे और आपको कोई फीलिंग नहीं हो आती है किसी को देख करके। जैसे कई लोग कहते हैं ना, न सहानुभूति न समानुभूति, कहते हैं मरना तो सबको है, मर गए तो मर गए, ये तो सबके ऊपर आता है, लेकिन तुरंत पता चले मेरा अपना कोई चला गया तो दर्द होने लगता है। तो यहाँ पर कोई फीलिंग ना होना, तो इसको अपैथी कहते हैं। बात समझ पाए ना। तो सिंपैथी, एम्पैथी, अपैथी ये सब नाउन है, भावनात्मक बातें हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और सिंपैथेटिक करें तो TIC लग जाता है तो एडजेक्टिव बन जाता है, अपने को वर्ब ढूंढना है। ये नाउन बना, ये एडजेक्टिव बना। सिंपैथाइज यही वर्ब है, ठीक है। जहाँ पर ISE अंत में लगा हो, IZE अंत में लगा हो, वो आपका वर्ब होता है, ठीक है। और सिंपैथेटिकली करिए तो ये तो एडवर्ब है, सहानुभूति पूर्वक उसने काम किया, तो दैट इज कॉल्ड सिंपैथेटिकली। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं तो सहानुभूति पूर्वक करते हैं, ठीक है। 12 का D करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन। आज थोड़ा सा डिले हो रहा है बच्चों, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, बट कल से कंटिन्यू हो जाएगा धीरे धीरे करके। जो है मैं थोड़ा स्पीड तेज कर दूंगी, आप परेशान न होइएगा। थोड़ा जो टाइम लग रहा है ना, वो 1-2 दिन मैनेज करिएगा, फिर रफ्तार से हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिएगा, विच टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड। इसको बताइएगा, टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जब आपका एक्शन कंप्लीट होता है तो कौन सा टेंस करते हैं, सिंपल प्रेजेंट करते हैं या सिंपल पास्ट या प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा करेंगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों आंसर दीजिए, बताइएगा। सिंपल प्रेजेंट नहीं भाई, सिंपल प्रेजेंट में तो आप आदत देते हैं, सिंपल पास्ट भी नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट बिल्कुल। जैसे अगर आप पढ़ लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे तो आप यही तो बोलते हैं, आई हैव डन, मेरा हो गया, आई हैव कंप्लीटेड, अभी अभी मैंने कंप्लीट किया, आई हैव जस्ट स्टडीड, ऐसे कहते हैं ना। तो यहाँ पर आपका अभी अभी काम खत्म हो, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, बिल्कुल सही। सी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में काम जारी रहता है, ये भी अपना आंसर नहीं होगा। सी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप सभी लोग मन से आंसर दे रहे हैं और आप सभी का आंसर करेक्ट भी जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, आई विश, इसके बाद कह रहा है फिर है आई वॉज अ बॉलीवुड स्टार, फिर नो एरर। इसको बताइएगा। धीरे धीरे फिर हम क्वेश्चन का लेवल और भी टफ करेंगे, अभी थोड़ा रिवीजन के सेंस में पढ़ लीजिएगा, है ना, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद फिर से आप लोग काफ़ी चीज़ें रिवीजन ना करने से भूल जाती हैं, या फिर जो है थोड़ा सा पुराने उसमें चली जाती हैं, बट अब फिर से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही, बी वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं।
आई विश आई वर अ बॉलीवुड स्टार। कौन सा हम ऐश्वर्या राय हो जाएंगे, आप जो है अभिषेक बच्चन हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, क्योंकि आप हैं, हम हैं, तो काश मैं होता, ठीक है, ऐसा सेंस में आप कहेंगे आई विश आई वर अ बॉलीवुड स्टार, है ना, अक्सर करके बोलते हैं ना हम सभी, यदि मैं ये होती, मैं वो होती तो ऐसे करती, ऐसे सेंस में कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, वॉट काइंड ऑफ वर्ब इज आर फ्लाइंग, इसके बाद है इन अबव सेंटेंस। इसका मतलब जो है आर फ्लाइंग जो है वो किस प्रकार का वर्ब है। ऑप्शंस देख लीजिएगा, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इन्फिनिटिव, ट्रांजिट और इंट्रांजिटिव या फ्रेजल वर्ब। तो बताइए बच्चों कौन सा किया जाए, आंसर करते रहिए क्वेश्चन नंबर 15 का। इंट्रांजिटिव बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट हैं। कैसे जानेंगे, देखिए आपको बताया गया था कि आफ्टर वर्ब वी विल यूज व्हाट और whom when we will give answer after using what, then we will identify that transiting verb. When answer will not be given we will call intransitive verb। तो यहाँ पर समझ गए ना कि जब what या whom का प्रयोग करने के बाद आंसर नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इनट्रांजिटिव। तो देखिए द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो व्हाट क्या उड़ रहा था, नहीं मिला, किसे उड़ रहा था, नहीं मिला, लेकिन कहाँ उड़ रहा था, तो आसमान में उड़ रहे थे चिड़िया। लेकिन आपको याद रखना है कहाँ से आंसर नहीं मिलता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल सही, सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। जिनका नहीं करेक्ट है वे बच्चे धीरे धीरे फिर से रिवीजन करें, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। हिज बेनेवोलेंस एंड काइंडनेस आर एडमायर्ड बाई हिज फ्रेंड्स। इसको याद रखिएगा, बेनेवोलेंस मतलब परोपकार या मतलब अच्छी चीज़ें, काइंडनेस माने दयालुता। यहाँ पर देखिए हिज एक एडजेक्टिव है, बेनेवोलेंस और काइंडनेस ये आपका नाउन है। तो याद रखना पड़ेगा बच्चों यहाँ पर आपको कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और वो एक दूसरे को ही आइडेंटिफाई करके किसी पर्टिकुलर पर्सन के ही बारे में हो तो वो होते सिंगुलर हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको आर न करके इज कर देना पड़ेगा, ठीक ना, इज कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे बताया गया था ना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, और आपको बताया गया था ब्रेड एंड बटर, विजडम एंड फीलिंग्स, समझ में आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से बेनेवोलेंस और काइंडनेस भी सिंगुलर बनेंगे और इज यूज होगा, ठीक है। नोट कर लीजिएगा बच्चों, बहुत बढ़िया। एक्सप्लेन अच्छे से करने का तात्पर्य यही रहता है बच्चों कि आपको बहुत बढ़िया से याद हो जाए, ठीक है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। बीइंग अ फिलेंथ्रोपिस्ट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है बेटा। ये फिलेंथ्रोपिस्ट जो होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब होता है मानववादी, यानी मनुष्य में विश्वास करने वाला, मनुष्य को प्रेम करने वाला, मानव जाति को प्रेम करने वाला। तो ही फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन या ही फाइंड दिस इंस्टीट्यूशन या ही वाज फाउंड दिस इंस्टीट्यूशन या ही फाउंड दिस इंस्टीट्यूशन। तो मैं आपको एक बात यहाँ पर ध्यान करूँ, देखिए अगर फाइंड होता है ना तो फाइंड मीन्स होता है खोजना या ढूंढना, तो इसका सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है। बहुत ध्यान से करिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लेकिन अगर फाउंड ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बने, याद रखिएगा, तो इसका मीनिंग होता है नींव डालना, ठीक है, नींव डालना इसका मीनिंग हो जाता है। तो इसका सेकेंड फॉर्म फाउंडेड होता है। तो अब और सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी फाउंडेड होता है। अब आप यहाँ बताइए उसे पाया गया कि उसने नींव डाली। तो याद है ना, एक मानववादी होने के नाते, एक परोपकारी होने के नाते उसने इस इंस्टीट्यूशन की नींव रखी। तो फाउंडेड करेक्ट होगा या फाइंड होगा या वॉज फाउंडेड होगा, बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, ही फाउंडेड, बिल्कुल सही। देखिए फाइंड करेंगे तो डालता है या खोजता है, तो फाइंड्स होना चाहिए था, लेकिन यहाँ न्यू डालने से मीनिंग निकल रही है। ही वाज फाउंडेड तो उसे डाला गया न्यू में, ऐसा नहीं मीनिंग है, पैसिव वॉइस में नहीं है।
फाउंड करेंगे तो फाइंड का थर्ड फॉर्म है, इसलिए ही फाउंडेड यानी कि उसने नींव डाली। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि द वेदर वॉज बैड दे हैड टू गो फॉर वर्क। तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, जैसा कि मौसम ख़राब था इसलिए उन्हें जाना पड़ा, इसलिए मौसम ख़राब था इसलिए उन्हें जाना पड़ा, या चूँकि मौसम ख़राब था उन्हें जाना पड़ा, या यद्यपि कि मौसम जाना पड़ा नहीं है, काम करना पड़ा, काम के लिए जाना पड़ा। यद्यपि कि मौसम ख़राब था फिर भी उन्हें काम के लिए जाना पड़ा। तो यही मीनिंग सेट हो रही है ना, बिल्कुल सही बच्चे। क्वेश्चन नंबर 18 का डी ऑप्शन करेक्ट है, आप सभी लोग करेक्ट हैं। यद्यपि कि मौसम ख़राब था फिर भी उन्हें काम के लिए जाना पड़ा या काम करना पड़ा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा, ही इज स्लो, वह बहुत धीमा गति से काम करता है, वह श्योर है। तो देखिएगा, ही इज स्लो, वह बहुत धीमा है फिर भी वह श्योर है। तो आपको क्या लग रहा है, ऑल्सो अकेले आ नहीं सकता, बट ऑल्सो आना चाहिए था, और नॉट ओनली आया होता पहले से, एंड वह श्योर है बन नहीं रहा है, सिंस बीच में लाएंगे नहीं, यहाँ पर बट करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही बच्चों, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। बट वह मतलब वह धीमे गति से काम करता है लेकिन वह फिर भी श्योर है। ठीक है, तो दो क्लॉज अगर एक दूसरे के अपोजिट में जाएं तो यहाँ पर हम सभी एडवर्सेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। आप सभी लोग करेक्ट हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, ही लुक्ड, फिर कह रहा है हिज वॉच ऑल अराउंड द हाउस। यहाँ पर देखिएगा, ही लुक्ड फॉर कहेंगे या ऑल एट कहेंगे या इनटू कहेंगे या आफ्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा। आपको बताया गया था ना, अगर लुक एट हो तो मतलब होता है किसी पर्टिकुलर दिशा की तरफ देखना। लुक एट मी अक्सर करके आप सुने होंगे। तो यहाँ पर हिज वॉच का मतलब है वो वाला वॉच जो आप हाथ में पहनते हैं। ठीक है, घड़ी की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, लुक फॉर मीन्स होता है खोजना, यही करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए करेक्ट होगा। यहाँ पर लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। और अगर हम ऐट की बात करते हैं तो ऐट मतलब किसी पर्टिकुलर दिशा की तरफ देखना। इनटू का बात करते हैं तो मीन्स होता है जांच पड़ताल करना। और आफ्टर का मतलब है लुक आफ्टर मीन्स होता है देखभाल करना। तो फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बच्चों, ऐसे ही मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो है बहुत अच्छे से आपने रिस्पॉन्स किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेज को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर कमेंट करिए, अपना स्कोर ज़रूर बताइए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए बच्चों। जो भी क्लासेज पहले से दी गई हैं और जो दी जा रही हैं, दोनों पे प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा मत सोचिए कि एक बार हम किसी क्लास को देख लिए तो मेरा हो गया, क्योंकि जितनी बार हम एक पुस्तक को पढ़ते हैं उतनी ही नई चीज़ें हमको जानने को मिलती हैं और उतनी ही बार हम सभी नए नए पॉइंट पे ध्यान लगाते हैं। मुझे लगता है बच्चे आप समझे होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर मी गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच।